सुपर आर्यन एपिसोड 121 से लेकर 125 तक। जब आर्यन ने सामंत से पूछा कि क्या कोई और है मुखिया के परिवार में, तो सामंत ने कहा नहीं युवराज, शमशेर सिंह के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं है। तो ठीक है, मुखिया की सारी संपत्ति अपने अधीन कर लीजिए और उसे बेचकर इस क्षेत्र के विकास में उस धन का इस्तेमाल कीजिए। आर्यन ने कहा, जो आदेश युवराज का, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, लेकिन इन सब के लिए महाराज की अनुमति अनिवार्य है। सामंत ने कहा, वो जाते ही पिताजी से बात कर लूंगा, वो आदेश पत्र भेज देंगे। आर्यन ने कहा, जी युवराज अब आगे की क्या योजना है आपकी? सामंत ने कहा, कुछ नहीं, कल सुबह राजधानी के लिए निकल जाऊंगा, मुझे वहां बहुत सारे कार्य है जो करने हैं। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर किशोरी और लता के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उन्हें अपनी योजना पर कार्य करने का समय नहीं मिला। वही सामंत आर्यन की बात सुनकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद सामंत बोला, युवराज मुखिया का क्या करना है? क्या आप खुद उसे लेकर राजधानी जाएंगे? हाँ, वो तीनों मेरे साथ ही जाएंगे। सैन्य चौकी से मैंने सैनिक इसीलिए तो मंगाई थी ताकि वो इन लोगों को ले जाने में मेरी सहायता कर सके। आर्यन ने कहा, ठीक है युवराज, मैं उपसेनानायक को तैयारी करने के लिए बोल देता हूं ताकि वो सुबह तैयार रहे। सामंत ने कहा। सामंत की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और सभी को जाने के लिए बोल दिया, सिवाय धनंजय, कार्तिक, विराट और सुशर्मा के। सभी के जाने के बाद कार्तिक बोला, क्या बात है युवराज, आपको हमसे क्या बात करनी है? हम कल निकलने वाले हैं, जिस तरह से हम आए थे उस तरह से नहीं जा सकते, इसलिए हमें समय जायद लगेगा। इसी कारण हो सकता है कि रास्ते में पंचनगा के लोग हम पर हमला कर सकते हैं सत्तू को बचाने के लिए। ये मेरा सिर्फ अनुमान है, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर चारों लड़के कुछ सोचने लगे। कुछ सोचने के बाद धनंजय ने कहा, युवराज, कोई हमारे ही राज्य में हम पर हमला करने की भूल कैसे कर सकता है? धनंजय की बात सुनकर आर्यन बोला, क्यों नहीं हो सकता? ये सत्तू इतने समय से हमारे राज्य में था, किसी को कुछ पता नहीं चला, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्तू जैसे कई हमारे राज्य में छुपे बैठे हो और सही समय का इंतजार कर रहे हो ताकि हमला कर सके। आप सही बोल रहे हैं युवराज, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा ताकि अगर हम पर हमला हो तो हम उनका सामना कर सके। कार्तिक ने कहा। तो ठीक है, तुम सब जाओ और उपसेनानायक के साथ मिलकर कोई योजना बना लो, लेकिन किसी और को हमारे योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन ने कहा। ठीक है युवराज, हम अपनी योजना की खबर किसी को नहीं लगने देंगे। कार्तिक ने कहा। ठीक है, अब तुम सब जाओ और योजना पर काम करो। आर्यन ने कहा। जी युवराज। इतना बोलकर सबने आर्यन के सामने सिर झुकाया और आर्यन के कमरे से निकल गया। उनके जाने के बाद आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी, इस योजना में तुम्हारा स्थान न महत्वपूर्ण होगा, मुझे क्या करना होगा? आर्यन ब्लैकी ने कहा। जब हम जा रहे होंगे तो तुम हमसे आगे हवा में उड़ रहे होंगे, लेकिन आकर छोटा करके और हर जगह नगर रखोगे ताकि अगर हम पर हमला होने वाला हो तो हम पहले से तैयार रहे। क्या इस कार्य में तुम्हें कोई दिक्कत है? आर्यन ने कहा। नहीं आर्यन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ कोई चाहिए ताकि मैं अकेला न महसूस करूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ब्लैकी ने कहा। लेकिन ब्लैकी, अगर कोई तुम्हारे साथ होगा तो तुम छोटा कैसे रहोगे? आर्यन ने पूछा। तुम्हें चिंता है कि कोई मुझे उड़ते हुए देख न ले, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति है, इसलिए मुझे कोई नहीं देख सकता, ब्लैकी गर्व से बोला। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए शौक हो गया, लेकिन तुरंत शौक से बाहर आया और बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास अदृश्य होने की शक्ति है। क्या तुम इस शक्ति से अपने साथ साथ किसी को भी अदृश्य कर सकते हो? हाँ, मैं अपने साथ किसी को भी अदृश्य कर सकता, लेकिन उसकी कुछ सीमा है। ब्लैकी ने कहा। क्या सीमा है? तुम कितने लोगों को अदृश्य कर सकते हो? आर्यन ने पूछा। 10, मैं 10 लोगों को अभ्य कर सकता हूँ, ब्लैकी ने जवाब दिया। चलो ठीक है, अब आराम करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। इतना बोलकर आर्यन बिस्तर पर लेट गया और ब्लैकी भी। अगली सुबह आर्यन के जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। आर्यन अपने कमरे में था, तभी उसके कमरे में आर्यन के चारों साथी आए। उन चारों को आया देखकर आर्यन बोला, तैयारी हो चुकी है या कुछ बाकी है? आर्यन की बात सुनकर कार्तिक बोला, नहीं युवराज, कुछ बाकी नहीं है, सारी तैयारी हो चुकी है। मुखिया, उसके बेटे और सत्तू को घोड़ा गाड़ी के जेल में डाल दिया गया है, अब सिर्फ आपके इंतजार है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, ब्लैकी के साथ उड़कर आगे कौन जाएगा? आर्यन ने बोला। आर्यन की बात सुनकर चारों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देखने के बाद धनंजय बोला, युवराज, क्या ब्लैकी हमारे साथ नहीं चल रहा है? नहीं, ब्लैकी उड़कर जाएगा ताकि आगे कोई हमला करने वाला दिखे तो वो हमें पहले ही सूचित कर सके। आर्यन ने कहा। लेकिन युवराज, ब्लैकी को तो हवा में उड़ते हुए कोई भी देख सकता है। धनंजय ने कहा। उसकी चिंता मत करो, ब्लैकी के पास अदृश्य होने की शक्ति है, वो अपने साथ 10 लोगों को भी अदृश्य कर सकता है, इसलिए उसे कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए अब बताओ कौन जाएगा ब्लैकी के साथ? आर्यन ने कहा।
आर्यन की बात सुनकर चारों ने एक पल एक दूसरे को देखा। उसके बाद धनंजय बोला, युवराज इसका फैसला आप ही कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धनंजय की बात सुनकर आर्यन ने एक पल सोचा और उसके बाद बोला, ठीक है, तो सुशर्मा ब्लैकी के साथ जाएगा। सुशर्मा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? आर्यन की बात सुनकर सुशर्मा बगैर झिझके बोला, नहीं युवराज, कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन की शक्ति और व्यवहार पर अब सबको विश्वास होने लग गया था। सभी को विश्वास था कि आर्यन एक अच्छा इंसान है, उसमें युवराज होने का कोई घमंड नहीं है। सुशर्मा के सहमत होते ही आर्यन बोला, ठीक है, तो तुम अभी निकल जाओ और नगर के बाहर कुछ देर रुकना। जब हम वहां पहुंच जाए उसके बाद तुम निकल जाना, लेकिन हमसे मिलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो अगर कोई हम पर नजर रख रहा हो तो उसे शक हो सकता है। ठीक है युवराज, सुशर्मा बोला। सुशर्मा के तैयार होने के बाद आर्यन ब्लैकी से जाने के लिए बोला। आर्यन के कहते ही ब्लैकी थोड़ा बड़ा हो गया। ब्लैकी के बड़ा होते ही सुशर्मा उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही ब्लैकी ने अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करके खुद को और सुशर्मा को अदृश्य कर लिया और हवा में उड़ गया। जैसे ही ब्लैकी वहां से उड़ा, वहां खड़े आर्यन और उसके साथियों को हवा का एक झटका लगा, जिससे वो समझ गए कि ब्लैकी कमरे से निकल गया है। ब्लैकी के जाने के बाद वो चारों भी कमरे से निकल गए बाहर की ओर, जहां सभी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर आर्यन ने देखा कि सभी सामंत और उसके घर के सभी सदस्य के साथ साथ कुसुमगढ़ के सभी अधिकारी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। आर्यन के आते ही सबने आर्यन के सामने सिर झुकाया। आर्यन ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार किया और बोला, क्या सारी तैयारी हो चुकी है? जी युवराज, हमने सारी तैयारी कर ली है, मार्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी, सामंत ने कहा। तो ठीक है, चलते हैं। इतना बोलकर आर्यन सबसे मिलते हुए किशोरी के पास गया और बोला, अगर भविष्य में मिलना हुआ तो शायद हम अच्छे दोस्त बन पाए, लेकिन तत्काल के लिए चलता हूँ। आर्यन की बात सुनकर किशोरी बोली, जी युवराज, अवश्य। किशोरी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए वहां से विदा लेते हुए अपने घोड़े के पास पहुंचा और उस पर चढ़ गया और चलने का इशारा किया। आर्यन का इशारा मिलते ही उपसेनानायक ने सभी को चलने के लिए बोला। उपसेनानायक का इशारा मिलते ही सभी चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। नगर के रास्ते पर चलते वक्त आर्यन ने देखा कि बहुत सारे लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हैं और उसके नाम का जयकारा लगा रहे हैं। अपने नाम का जयकारा सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय में आर्यन का काफिला नगर के बाहर पहुंच गया, जहां ब्लैकी और सुशर्मा उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन और काफिले को देखकर वो दोनों आगे निकल गए, लेकिन ज्यादा रफ्तार में आगे नहीं बढ़ रहे थे। दोनों में दूरी इतनी थी कि सुशर्मा काफिले को देख सके। करीब 3 घंटे चलने के बाद काफिले के सामने एक जंगल था। उस जंगल को देखकर आर्यन के बगल में चल रहा उपसेनानायक आर्यन से बोला, युवराज, ये जंगल बहुत दूर में फैला है, इसे पार करने में हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। अगर आपका आदेश हो तो कुछ समय घोड़े को आराम देते हैं, ताकि जब हम जंगल पार करें तो घोड़े तेजी से जंगल पार करे। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो घोड़े तक जाएंगे और वो तेजी में जंगल पार नहीं कर पाएंगा। उपसेनानायक की बात सुनकर आर्यन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, सभी को रुकने और तंबू लगाने का आदेश दे दो ताकि घोड़े आराम कर सके। जी युवराज, इतना बोलकर उपसेनानायक ने सभी को रुकने का इशारा किया। उपसेनानायक का इशारा मिलते ही काफिला रुक गया और कुछ सैनिक सही था न देखकर तंबू लगाने लगे। तब सुशर्मा ने पीछे मुड़कर देखा कि काफिला रुक चुका है, तो उसने ब्लैकी को भी रुकने के लिए बोला। सुशर्मा से रुकने की बात सुनकर ब्लैकी बोला, रुकना क्यों है, उन्हें रुकने दो, हम कुछ आगे चलकर देखते हैं, कोई घात लगा के तो नहीं बैठा है। ब्लैकी की बात सुनकर सुशर्मा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं और देखते हैं कोई है तो नहीं। सुशर्मा के सहमत होते ही ब्लैकी तेजी में जंगल की ओर उड़ चला। लगभग 2 घंटे तक उड़ने के बाद भी दोनों को कोई हलचल महसूस नहीं हुई। ये देखकर सुशर्मा बोला, ब्लैकी, मुझे नहीं लगता कि कोई घात लगा के बैठा है, हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं, फिर भी कोई दिख नहीं रहा है। सुशर्मा ने ये बात धीरे से बोली थी ताकि कोई और उसकी बात न सुन सके सिवाय ब्लैकी के। सुशर्मा की बात सुनकर ब्लैकी बोला, कुछ दूर और चलते हैं। इतना बोलकर ब्लैकी आगे बढ़ गया। वो दोनों कुछ आगे बढ़े ही थे कि ब्लैकी को कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन ये हलचल सुशर्मा को महसूस नहीं हुई। इसका कारण था कि एक तो वो ब्लैकी की तरह एक शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर नहीं था और दूसरा सुशर्मा ज्यादा शक्तिशाली योद्धा नहीं था। जंगल में हलचल महसूस कर ब्लैकी धीरे से बोला, सुशर्मा, नीचे देखो, वहां कुछ हलचल है। ब्लैकी की बात सुनकर सुशर्मा ने जल्दी से नीचे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा क्योंकि जंगल घना था, ऊपर से भी देखना मुश्किल था। सुशर्मा बोला, ब्लैकी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सुशर्मा की बात सुनकर ब्लैकी बोला, अभी दिखाता हूँ। इतना बोलकर ब्लैकी नीचे उतरने लगे, लेकिन वो जमीन से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया और उड़ने लगा। ब्लैकी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके चलने की आहट किसी को न लगे, लेकिन आहट वाले जगह पर जाने से पहले ब्लैकी ने सुशर्मा से कहा, अब कुछ मत बोलना, सिर्फ देखना, अगर कुछ बोले तो हम पकड़े जाएंगे। ब्लैकी की बात सुनकर सुशर्मा सहमत हो गया। उसके सहमत होते ही ब्लैकी तेजी में आहट वाले जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब दोनों ने बड़े ध्यान से आसपास देखा तो उसे दिखा कि कुछ लोग तलवार लिए छुपे हैं। उन सबके चेहरे ढके हुए थे। आखिर कौन थे वो लोग और किसका इंतजार कर रहे थे? कहीं आर्यन का शक सही तो नहीं?
एपिसोड 122। जब ब्लैकी जंगल में नीचे उतरा तो ब्लैकी और सुशर्मा को दिखा कि कुछ लोग जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे वो वहां तलवार लिए छुप कर बैठे थे। उन सब लोगों ने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे। जब सुशर्मा ने गिनती की तो वो कुल 10 लोग थे। जब सुशर्मा योद्धाओं की गिनती कर रहा था तभी उसने उन योद्धाओं के कपड़े पर कुछ ऐसा देख लिया कि उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। सारी जांच पड़ताल करने के बाद ब्लैकी फिर से हवा में उड़ गया और उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ आर्यन रुका हुआ था। छुपे हुए लोगों को पता भी नहीं चला कि कोई उन्हें ढूंढ चुका है। रास्ते में जाते वक्त सुशर्मा डरते हुए बोला, जो अब तक बिल्कुल शांत था, ब्लैकी ये लोग तो कालदंश नाम के हत्यारा समुदाय के हत्यारे थे। कालदंश का नाम सुनकर ब्लैकी चौंकते हुए बोला, ये कालदंश क्या बला है? तुम कालदंश के बारे में नहीं जानते? कालदंश सभी 8 लोगों के प्रमुख 10 हत्यारा समुदाय में से 5वें था। न का हत्यारा समुदाय है। ऐसे हत्यारा समुदाय जो सिर्फ मुद्राओं के लिए लोगों की हत्या करते हैं। उनका किसी से कोई विशेष शत्रुता नहीं होती है, इन्हें सिर्फ मुद्राओं से लेना देना होता है। सुशर्मा ने कहा, तो क्या हम पर हमला करने के लिए पंचंगा वालों ने हम पर हमला करने के लिए कालदंश हत्यारा समुदाय को चुना है? ब्लैकी ने कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, नहीं तो ये हत्यारे यहाँ क्या कर रहे होते? हमें युवराज को जल्दी सचेत करना होगा, सुशर्मा ने कहा। ये बोलते वक्त सुशर्मा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सुशर्मा के डर को महसूस कर ब्लैकी ने अपनी गति बढ़ा दी ताकि वो जल्दी से आर्यन के पास पहुंच सके। ब्लैकी जिस रफ्तार से आया था उससे दुगुनी रफ्तार से वो आर्यन के पास जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। कुछ सैनिक खाना खा रहे थे तो कुछ घोड़ों का ख्याल रख रहे थे। सभी कुछ न कुछ कर रहे थे। आर्यन ध्यान में ही था। उसे एक हवा का झोंका महसूस हुआ जिसे महसूस कर आर्यन मुस्कुराया और अपने आसपास देखा। जब उसे दिखा कि कोई उसे नहीं देख रहा है तब जाकर आर्यन ने बोला, सामने आ जाओ। आर्यन के इतना कहते ही हल्की रोशनी के साथ एक आकृति सामने प्रकट हुई जो ब्लैकी था और पीठ पर बैठा सुशर्मा। उन्हें देखकर आर्यन बोला, क्या सूचना है आगे की? आर्यन की बात सुनकर सुशर्मा कुछ पल मौन रहा। उसके बाद डरते हुए बोला, युवराज आपका संदेह सही था। कुछ लोग जंगल में छुपे तो है लेकिन वो कोई मामूली लोग नहीं है और न ही पंचंगा के लोग हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो पंचंगा के लोग नहीं है? आर्यन ने बोला, क्योंकि युवराज उनके कपड़ों पर एक कुछ लिखा हुआ था जो इस बात का सूचक था कि वो सब पंचंगा के योद्धा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्हें पंचंगा ने भेजा हो। सुशर्मा बोला, कुछ लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? साफ साफ बताओ, क्या बात है? आर्यन बोला, कालदंश समुदाय ये एक हत्यारा समुदाय है जो सिर्फ धन के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। युवराज, सुशर्मा बोला। कालदंश समुदाय का नाम सुनकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, ये कालदंश समुदाय, क्या ये वही समुदाय है जो हत्यारा समुदाय में 5वें था? न पर है। पूर्ण विराम। जी युवराज, वही समुदाय, सुशर्मा ने कहा। सुशर्मा जब कालदंश समुदाय के बारे में बता रहा था उस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुशर्मा को डरते देखकर आर्यन बोला, डरना बंद करो और जाओ, सबको बोलो इसी वक्त मेरे तंबू में आए। इतना बोलकर आर्यन उठा और ब्लैकी के साथ अपने तंबू की तरफ चला गया। आर्यन के जाने के बाद सुशर्मा भी वहां से निकल गया, सभी को आर्यन की सूचना देने। कुछ देर बाद काफिले के मुख्य योद्धा आर्यन के तंबू में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही धनंजय बोला, क्या बात है युवराज, कोई समस्या है क्या? पूर्ण विराम। हाँ समस्या तो है। सुशर्मा और ब्लैकी की सूचना के अनुसार बीच जंगल में कुछ लोग दिखे हैं जो छुपकर किसी का इंतजार कर रहे हैं। और सुशर्मा ये भी बता रहा था कि उनके कपड़ों पर कालदंश समुदाय लिखा हुआ था। आर्यन ने कहा। कालदंश का नाम सुनते ही सभी योद्धा शौक हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देखने के बाद सब ने सुशर्मा की तरफ देखा। सुशर्मा की देखते हुए धनंजय ने कहा, सुशर्मा क्या तुम पूरी तरह संतुष्ट हो कि तुमने जो नाम देखा कालदंश ही था? हाँ मैंने कालदंश ही लिखा हुआ देखा था उन योद्धाओं के कपड़े पर, सुशर्मा विश्वास से बोला। सुशर्मा को इतने विश्वास से बोलते देखकर सबको विश्वास हो गया कि सुशर्मा सही बोल रहा है। उसके बाद सभी आपस में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। सभी के चेहरे पर कालदंश समुदाय का डर साफ दिख रहा था। सभी को एक दूसरे से बात करते हुए देखकर आर्यन ने उन सबको शांत कराया और ब्लैकी से बोला, ब्लैकी तुम्हें तो अनुमान हो गया होगा कि वो सब किस स्तर के योद्धा है? हाँ आर्यन, मुझे मालूम है, वो सब नरक शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के नीचे के ही योद्धा है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ब्लैकी बोला। ब्लैकी ने जब ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सुनकर तंबू में मौजूद सभी योद्धा ब्लैकी को देखने लगे। सबकी नजर को खुद पर महसूस कर ब्लैकी बोला, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पूर्ण विराम। ब्लैकी तुम ये कैसे कह सकते हो? घबराने की जरूरत नहीं है। हम पर हमला करने के लिए 10 हत्यारे तैयार बैठे हैं जिनके लिए इंसानों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुनकर ब्लैकी अपने गर्व से भरे आवाज में बोला, तुम लोगों के लिए वो खतरनाक होंगे लेकिन मेरे और आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन तो इससे भी शक्तिशाली योद्धा से लड़ चुका है।
ब्लैकी की बात सुनकर सभी आर्यन को देखने लगे। आर्यन ने सभी की नज़रों को नज़रअंदाज किया और बोला, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ कि नहीं, बल्कि मुझे चिंता इस बात की है कि क्या हम अपने सभी आदमियों को बचा सकते हैं, और उन सब की योजना क्या है। आर्यन की बात सुनकर सभी योद्धा सोचने लगे। धनंजय कुछ सोचते हुए बोला, युवराज, मेरे पास एक योजना है। धनंजय की बात सुनते ही सब धनंजय की ओर देखने लगे। धनंजय की ओर देखते हुए आर्यन बोला, बताओ क्या योजना है तुम्हारे पास। युवराज, आपने बताया था कि ब्लैकी एक साथ 10 योद्धाओं को अदृश्य कर सकता है, तो क्यों न हम 10 योद्धा जाए और उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दे। धनंजय बोला। धनंजय की योजना सुनकर आर्यन बोला, तुम्हारी योजना तो अच्छी है, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है कि वो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। अगर उनकी योजना किसी और को मारने की हुई तो हम बेवजह कालदंश समुदाय से दुश्मनी ले लेंगे। तो हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि उनकी योजना क्या है। धनंजय बोला, हम उसी योजना के तहत काम करेंगे। धनंजय ने बताई है, लेकिन उसमें एक बदलाव होगा। हम वहां पहुंचकर सिर्फ उन पर नजर रखेंगे। अगर उन्होंने हम पर हमला करने की योजना बनाई तो उन पर पीछे से हमला कर देंगे, ताकि उन हत्यारों को कोई प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिले। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी सहमत हुए। सहमत होते हुए कार्तिक बोला, तो उन पर नजर रखने कौन कौन जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन की सब की तरफ देखा। उसके बाद आर्यन उपसेना नायक से बोला, उपसेना नायक, हमारे पास जो सैनिक है उनका योद्धा स्तर क्या है। आर्यन की बात सुनकर उपसेना नायक ने कुछ सोचा और बोला, युवराज, हमारे पास जो सैनिक है उसमें नरक शक्ति क्षेत्र के 4 योद्धा है, जो 2 दूसरे स्तर, 1 तीसरे स्तर और मैं चौथे स्तर का योद्धा हूँ, और बाकी भूशक्ति क्षेत्र का योद्धा है। सबसे कमजोर तीसरे स्तर का सैनिक है। उपसेना नायक की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, एक काम करो, सभी नरक शक्ति क्षेत्र को यहाँ बुलाओ, वो तीनों मेरे साथ जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर उपसेना नायक बगैर कोई सवाल जवाब के तंबू से निकला और उन सैनिकों को बुलाने चला गया। कुछ ही समय में उपसेना नायक के साथ 3 योद्धा आए। उन तीनों ने आते ही आर्यन के सामने अपना सिर झुकाया और बोला, क्या आदेश है। युवराज, प्रतीक्षा करो, बताता हूँ तुम सबको क्या करना है। उन सैनिकों से इतना बोलकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, अब 4 हुए, धनंजय और सुशर्मा भी मेरे साथ जाएंगा, तो अब योजना तैयार है, निकलने की तैयारी करते हैं। आर्यन का आदेश मिलते ही सब चलने की तैयारी में लग गए। आर्यन ने उन तीनों सैनिकों को बुलाया जो नरक शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे। उन्हें अपने पास बुलाकर सब कुछ समझाकर धनंजय और सुशर्मा के साथ उन तीनों को भी ब्लैकी पर बैठा दिया। उसके बाद आर्यन भी बैठ गया। आर्यन के बैठते ही ब्लैकी ने अदृश्य शक्ति का प्रयोग किया और अदृश्य हो गया। अदृश्य होते ही ब्लैकी उड़ चला जंगल की दिशा में। आर्यन के जाने के बाद उसका काफिला भी जंगल की तरफ निकल गया। करीब 2 घंटे बाद आर्यन ब्लैकी की मदद से हत्यारों से कुछ दूरी पर पहुंच गया। आर्यन इस वक्त हत्यारों के 100 मीटर की दूरी पर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। उसके आसपास के पेड़ पर बाकी योद्धा बैठे हत्यारों पर नजर गड़ाए बैठे थे। लगभग 10 मिनट उन पर नजर रखने के बाद आर्यन ने कुछ सुना, जिससे उसकी कान खड़ी हो गई। एक हत्यारा बोला, अरे वो सब कब आएंगे, बैठे बैठे मेरा पैर दुख गया है। दूसरा हत्यारा बोला, लगता है कौशाम्बी के युवराज ने इतनी देर करके अपनी उम्र थोड़ी देर बढ़ा ली है, लेकिन मरना तो उसे आज ही है। तीसरा हत्यारा बोला, मैंने सुना है उसने अपने एक ही हमले से 500 लुटेरों को बंदी बना लिया था। उन हत्यारों की बात सुनकर आर्यन को अब कोई संदेह नहीं रहा। वो जान चुका था कि ये सब उसी के लिए आए हैं। ये समझते ही आर्यन ने अपने योद्धाओं को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर उन लोगों ने सिर हिलाया और अपनी अपनी तलवार निकाल ली और पेड़ के पत्तों के बीच छुप गए। उन सब के छुपते ही आर्यन ने भी सूर्यांश को निकाल लिया और पेड़ की डाल पर अच्छे से बैठते हुए हत्यारों की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम सब मेरा इंतजार कर रहे हो। आर्यन की आवाज अचानक सुनकर अभी हत्यारे चौंकते हुए इधर उधर देखने लगे। उन हत्यारों को इधर उधर देखते देखकर आर्यन बोला, अरे मूर्खों, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं ऊपर पेड़ पर हूँ। आर्यन की आवाज सुनकर उन हत्यारों ऊपर की दिशा में देखा, जहां उन सबको आर्यन पेड़ की डाल पर आराम से बैठा हुआ देखा। आर्यन को देखते ही एक हत्यारा बोला, ये लड़के तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उस हत्यारे का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, जिसका इंतजार कर रहे हो उसी से पूछ रहे हो, तुम कौन हो, अजीब बात है। आर्यन की बात सुनकर सभी हत्यारों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद एक दूसरा हत्यारा बोला, कहीं तुम कौशाम्बी के युवराज तो नहीं हो। सही पहचाना, मैं वही हूँ, युवराज आर्यन। आर्यन ने कहा। आर्यन का परिचय जानकर सभी हत्यारे को बहुत आश्चर्य हुआ। उन सब के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, जैसे आर्यन को कैसे पता चला कि वो सब यहाँ छुपे बैठे हैं, और पता चल भी गया तो वो यहाँ क्या कर रहा है। क्या ये बेवकूफ़ है या ये पूरी तैयारी के साथ आया है। सभी हत्यारे हर दिशा में देखने लगे कि कोई और भी तो यहाँ नहीं है। तभी उन्हें पेड़ों पर पत्तों के पीछे बैठे कुछ योद्धा दिखाई दिए। साथ में उन सबको ब्लैकी भी दिखाई दिया, जिसकी शक्ति को महसूस कर उनकी रूह कांप उठी। सभी हत्यारों की नज़र ब्लैकी पर ही थी। क्या आर्यन सभी हत्यारों का अंत कर पाएगा या उसका एक कदम खतरनाक साबित होगा। एपिसोड 123
कालदंश समुदाय के सभी हत्यारे ब्लैकी की शक्ति से डर चुके थे। सभी एकटक ब्लैकी को ही देखे जा रहे थे। सभी हत्यारे एक दूसरे को देख रहे थे। सभी के आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वो सब ब्लैकी की शक्ति का अनुमान लगा चुके थे। एक हत्यारा अपने साथियों को देखते हुए बोला, ये तिलिस्मी जानवर यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये तिलिस्मी जानवर युवराज आर्यन के साथ है? उस हत्यारे ने इतना बोला ही था कि ब्लैकी तेजी में उड़ते हुए आया और आर्यन के बगल में बैठ गया, जिससे उन हत्यारों को उनके सवालों का जवाब मिल गया था। उन सभी हत्यारों के चेहरे पर छाए डर को देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हमला नहीं करोगे? इतना बोलकर आर्यन और ब्लैकी ने पेड़ से नीचे छलांग लगा दिया और सीधे उन हत्यारों के सामने आ गए। आर्यन और ब्लैकी को सामने देखकर सभी हत्यारे एक कदम पीछे हट गए। उन्हें आर्यन से ज्यादा डर ब्लैकी से था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी हत्यारों की आंखें बड़ी हो गई। हुआ ये कि ब्लैकी ने धीरे धीरे अपने शरीर के आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी हत्यारे डर गए। ब्लैकी अब एक छोटे पर्वत के आकार के खतरनाक चीते में बदल चुका था। ब्लैकी के सामने सब चींटी के समान लग रहे थे। ब्लैकी के आकार को देखकर आर्यन मुस्कुराया और सभी हत्यारों को देखते हुए आर्यन बोला, अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि मुझे मारने का जिम्मा कालदंश समुदाय को किसने दिया था? आर्यन की बात सुनकर सभी हत्यारे आर्यन को देखने लगे। कुछ देर तक आर्यन को देखने के बाद एक हत्यारा बोला, जो सबसे आगे खड़ा था, जो उन सब में सबसे शक्तिशाली था, माना कि हम तुम्हारे इस तिलिस्मी जानवर को देखकर डर गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर हमने तुम्हें नहीं मारा तो कालदंश के राजा वैसे ही मुझे मार देंगे। काय की मौत मरने के बढ़िया है, लड़कर मरे। दूसरा हत्यारा ने कहा, तो तुम लोग उस आदमी का नाम नहीं बताओगे जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सबसे आगे खड़ा हत्यारा बोला, बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति से हमारा समझौता होता है उस व्यक्ति का नाम बताना हमारे उसूल के खिलाफ है। तो ठीक है, किसका इंतजार कर रहे हो? हमला करो, आर्यन ने कहा। आर्यन के इतना कहते ही सभी हत्यारों के तलवार निकाल ली और आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। सभी हत्यारों को हमला करने के लिए तैयार देख आर्यन के सभी योद्धा भी पेड़ से नीचे उतर आए। देखते ही देखते दोनों तरफ के योद्धा हमला करने लगे। ब्लैकी एक साथ 4 हत्यारे से लड़ रहा था। आर्यन भी एक साथ 4 हत्यारे से लड़ रहा था। वही बाकी 2 हत्यारों से आर्यन के 5 योद्धा लड़ रहे थे। जंगल के बीचों बीच शक्तियों के टकराव से जो आवाज उत्पन्न हो रही थी वो कई किलोमीटर तक गूंज रही थी, जिसे सुनकर उस जंगल में मौजूद तिलिस्मी जानवर दूर भाग गए थे। धमाकों की आवाज आर्यन के काफिले तक भी पहुंच चुका था, जिसे सुनकर काफिले के योद्धा समझ गए कि आगे कोई युद्ध चल रहा है। युद्ध की आहट को महसूस करते ही कार्तिक बोला, अपनी गति बढ़ाओ। लगता है युवराज ने उन हत्यारों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कार्तिक के इतना कहते ही सभी ने अपने घोड़े की गति को बढ़ा दिया। वही दूसरी तरफ आर्यन और ब्लैकी उन हत्यारों पर भारी पड़ रहे थे। वही आर्यन के 5 योद्धा जो 2 हत्यारों से लड़ रहे थे वो मुश्किल में लग रहे थे। 2 तो घायल हो गए, फिर भी लड़ रहे थे। आर्यन ने जब अपने साथियों को घायल होते देखा, उसने कुछ सोच और अगले ही पल आर्यन के माथे के बीच से एक रोशनी निकली जो धीरे धीरे आकार लेने लगी, जिसे देखकर वो युद्ध कुछ पल के लिए रुक गया और सभी आकार लेती रोशनी को देखने लगे। कुछ पल में उस रोशनी ने एक इंसान का रूप ले लिया, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इंसान बिल्कुल आर्यन की तरह दिख रहा था। वो आर्यन का क्लोन था। इस दुनिया में आर्यन ने अपने क्लोन का इस्तेमाल पहली बार किया था। क्लोन के पूरी तरह तैयार होते ही आर्यन ने अपना हाथ झटका। जैसे ही आर्यन ने अपना हाथ झटका, उसके हाथ में एक तलवार आ गई, जिसे आर्यन ने अपने क्लोन को दे दिया। तलवार लेते ही आर्यन का क्लोन उस हत्यारों की दिशा में चला गया जहां धनंजय और बाकी योद्धा लड़ रहे थे। आर्यन का ये पहला क्लोन था जो अब चौथे स्तर पर पहुंच चुका था। अब आर्यन को उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। आर्यन के दिमाग में क्या चल रहा है उसे समझकर वो क्लोन अपना कार्य शुरू कर सकता था। आर्यन अब अपने इस क्लोन की सहायता से किसी दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकता था। बस आर्यन को ये करना था कि आर्यन को अपने क्लोन को उस व्यक्ति के पास भेजना था। वही आर्यन का दूसरा क्लोन अभी दूसरे सत्र पर था। आर्यन का क्लोन धनंजय के पास गया और वो लोग जिस 2 हत्यारे से लड़ रहे थे उनमें से एक पर हमला कर दिया। क्लोन के ऐसा करने से अब उन 5 योद्धा को एक ही हत्यारे से लड़ना था। आर्यन ने भी हमला तेज कर दिया था। आर्यन की तलवार चलाने की रफ्तार देखकर चारों हत्यारे हक्के बक्के रह गए थे। वही तीसरी लड़ाई जो 4 हत्यारे और ब्लैकी के बीच चल रही थी। ब्लैकी ने उनमें से 2 को मार के उसका सिर खा लिया था। अपने साथियों के शरीर को बिना सिर के देखकर बाकी 2 हत्यारों का गला सूखने लगे। वो कुछ सोचते या करते उससे पहले ब्लैकी ने एक और हत्यारे पर हमला किया और उसे सिर को दबोच लिया। आर्यन ने जब ये नज़ारा देखा तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ कि ब्लैकी किसी योद्धा का सिर खा सकता है, लेकिन उसे इससे फायदा क्या होगा। इतना सोचकर आर्यन ने एक पल ब्लैकी को देखा और फिर से अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। हत्यारों पर हमला करते हुए आर्यन ने सोचा कि इन हत्यारों पर छोटे मोटे हमले से कुछ नहीं होगा, अब इन्हें खत्म करना होगा। इतना सोचकर आर्यन ने अपने तलवार को एक हत्यारे की दिशा में कर दिया। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की तलवार से सप्तरंगी ऊर्जा निकली और एक लंबी रेखा में चलते हुए एक हत्यारे के सीने से टकरा गया।
जैसे ही आर्यन का हमला उस हत्यारे से टकराया, आर्यन का वो हमला उस हत्यारे के दिल को चीरते हुए बाहर निकल गया और उस हत्यारे के दिल के पास एक छेद हो गया जिसके आर पार देखा जा सकता था। जैसे ही आर्यन का हमला हत्यारे के दिल को चीरते हुए बाहर निकला, वो हत्यारा एक चीख के साथ मर गया। अपने साथियों को मरने देखकर हत्यारों में जो सबसे शक्तिशाली था, उस हत्यारे ने अपने हाथों में एक सफेद गोले को तैयार किया और आर्यन की तरफ फेंक दिया। उसने आर्यन पर एक शक्तिशाली हमला किया। उस हत्यारे का वो हमला एक सफेद गोले के आकार में आगे बढ़ रहा था। उस गोले के बीचों बीच एक छोटा सा काला धब्बा था। उस गोले को अपनी तरफ आते देखकर आर्यन ने अपने हाथों में एक छोटा सा अग्नि गोला तैयार किया। वो अग्नि गोला दिखने में तो उस हत्यारे के गोले से छोटा था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिसे उस हत्यारे ने भी महसूस किया। जब आर्यन ने अपने हमले को पूरी तरह से तैयार कर लिया, तब उसने अपने हमले को हत्यारे के हमले की तरफ फेंक दिया। कुछ पल में दोनों का हमला टकरा गया और एक भयानक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। दोनों हमले नष्ट हो चुके थे। अपने हमले को नष्ट होते देखकर उस हत्यारे को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने इस बर्फीला गोले के हमले से उसने कई योद्धा को हराया था। उस हमले में मौजूद बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं थी, उस बर्फ में शैतानी शक्ति का अंश था। इसी कारण वो हमला साधारण योद्धा पर घातक साबित होता था। आर्यन ने हत्यारे के हमले को पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए अग्नि शक्ति का इस्तेमाल किया। अगर वो ऐसे ही साधारण बर्फ शक्ति होती तो आर्यन उसे सिर्फ अपनी अंदरूनी शक्ति से ही नष्ट कर देता। उस हत्यारे को आश्चर्य में देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम उस बर्फ के गोले में शैतानी शक्ति छुपाकर मुझ पर हमला करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? आर्यन की बात सुनकर जो हत्यारा पहले से आश्चर्य में था, वो तो सदमे में चला गया, लेकिन चरण नॉर्मल भी हो गया और बोला, तुमने कैसे पहचाना कि मेरे हमले में शैतानी शक्ति है? तुम ये जानकर क्या करोगे, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो, शैतान के सेवक। इतना बोलकर आर्यन फिर से अपने हाथों में अग्नि शक्ति को प्रकट करने लगा, जो देखते ही देखते एक तलवार में बदल गया, जिसे आर्यन ने हत्यारे की तरफ फेंक दिया। आर्यन के ऐसा करते देखकर और उस अग्नि तलवार की शक्ति को महसूस कर वो हत्यारा डर गया। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था आर्यन को, लेकिन आर्यन उसकी आंखों में डर साफ देख सकता था। आर्यन के हमले को अपनी तरफ आते देखकर उस हत्यारे ने जल्दी जल्दी अपने सामने ऊर्जा की ढाल बनानी शुरू की, लेकिन देर हो चुकी थी। ढाल आधी ही तैयार हुई थी कि आर्यन का अग्नि तलवार हत्यारे के ढाल को नष्ट करते हुए हत्यारे से टकरा गया। ऐसा होते ही हत्यारे का शरीर अग्नि की शक्ति से जलने लगा। आग की जलन से उस हत्यारे को इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं चीख पाया और जलकर भस्म हो गया। वो हत्यारा तो मर गया, लेकिन की आग की शक्ति की वजह से आस के पेड़ पौधों में आग लग गई थी, जिसे देखकर आर्यन ने जल्दी से सभी आग को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिससे पेड़ पौधे नष्ट होने से बच गए। वही दूसरी लड़ाइयों में ब्लैकी ने अपने हिस्से के सभी हथियारों को खत्म कर चुका था। वही बाकी 2 हथियारों को आर्यन के क्लोन ने खत्म कर दिया था। अब बचे थे सिर्फ आर्यन के हिस्से के 2 हत्यारे, जो अपनी आंखों में डर लिए आर्यन को देख रहे थे। उन दोनों हत्यारों को देखते हुए आर्यन ने अपने पास क्लोन को बुलाया। असल में आर्यन को सिर्फ सोचना था कि क्लोन उसके पास आ जाए। आर्यन का क्लोन खुद से आर्यन के पास आ जाता। जैसे ही आर्यन का क्लोन उसके पास आया, आर्यन ने उसे बचे हुए हथियारों को खत्म करने का आदेश दिया। आर्यन का आदेश मिलते ही आर्यन के क्लोन ने उन दोनों हथियारों पर खतरनाक हमला कर दिया। 3 से 4 हमलों में ही आर्यन के क्लोन ने उन बचे 2 हथियारों को खत्म कर दिया। सभी हथियारों को खत्म करने के बाद आर्यन ने अपने क्लोन को सोल वर्ल्ड में वापस भेज दिया। अपने क्लोन को सोल वर्ल्ड में वापस भेजने के बाद आर्यन ने अपने योद्धाओं की तरफ देखा। आर्यन ने देखा कि उसके और ब्लैकी के अलावा सभी घायल थे। उन सभी को घायल देखकर आर्यन ने अपनी स्टोरेज से एक बोतल निकाली और सुशर्मा को देते हुए बोला, सबको गोली दे दो, सभी का घाव ठीक हो जाएगा इस गोली से। आर्यन के हाथ से बोतल लेकर सुशर्मा ने एक पल उसे देखा, उसके बाद सभी को गोली दे दिया। घायल होने वाले 5 योद्धाओं के समूह में धनंजय सबसे अधिक घायल था, इसलिए वो एक पेड़ कब नीचे लेटा हुआ था। जैसे ही धनंजय ने गोली खाई, उसे अपने शरीर में अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। धनंजय आंख बंद करके उस ऊर्जा को महसूस करने लगा। करीब 10 मिनट तक ऊर्जा को महसूस करने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके 90% घाव ठीक हो चुके हैं और बाकी योद्धा जो घायल हुए थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इस तरह की अद्भुत गोली के बारे में जानने के लिए धनंजय आर्यन से बोला, युवराज ये गोली आपको कहाँ से मिली? क्या आर्यन धनंजय को अपने हीलर होने का सच बताएगा? एपिसोड 124। जब धनंजय ने आर्यन की दी हुई गोली खाई तो वो बहुत जल्दी ठीक होने लगा। गोली के प्रभाव को देखकर धनंजय ने आर्यन से पूछा कि ये गोली उसे कहाँ से मिला। धनंजय का सवाल सुनकर आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, ये गोली मैंने खुद बनाया है। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी को छोड़कर सभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। धनंजय आश्चर्य में आंखें बड़ी करते हुए पूछा, युवराज क्या आप एक हीलर है? धनंजय का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं एक हीलर हूँ। आर्यन का जवाब सुनकर सभी खुश हो गए कि उनके राज्य का युवराज एक हीलर है। एक हीलर का सम्मान सभी 8 लोकों में बहुत अधिक था। कोई भी एक हीलर को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि पता नहीं कब किसे किस हीलर की जरूरत पड़ जाए।
सभी खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे, तभी आर्यन की नज़र ब्लैकी पर गई जो अब फिर से छोटा हो गया था। आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी मुझे नहीं मालूम था कि तुम योद्धाओं के सिर को भी खाते हो, आखिर तुम्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी बोला, किसी शक्तिशाली योद्धा या तिलस्मी जानवर के सिर को खाने से तिलस्मी जानवरों की शक्ति बढ़ती है। ये सब कमज़ोर थे इसलिए मेरी शक्ति ज़्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी है। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन बोला, मुझे तो ये मालूम था कि सिर खाने से तिलस्मी जानवरों की शक्ति बढ़ती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी सिर खाते हो। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी कुछ बोलने ही वाला था कि सभी को घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब सतर्क हो गए और आर्यन की तरफ देखने लगे। आर्यन ने सबकी तरफ देखा और उन्हें छुपने का इशारा किया। आर्यन का इशारा मिलते ही सब छुप गए और रास्ते की तरफ देखने लगे। कुछ पल बाद उन्हें दिखा कि एक काफिला आ रहा है जिसमें कुछ जाने पहचाने चेहरे थे। ये काफिला आर्यन का काफिला ही था, जिसे देखकर आर्यन बोला, बाहर आ जाओ, ये हमारे ही साथी है। इतना बोलकर आर्यन रास्ते की तरफ बढ़ गया और बाकी योद्धा भी आर्यन के पीछे पीछे रास्ते की तरफ चल पड़े। ब्लैकी फिर से आर्यन के कंधे पर बैठ गया था। जैसे ही आर्यन काफिले के सामने पहुंचा, कार्तिक, विराट और उपसेनानायक उसके सामने आए और आर्यन के सामने आते ही कार्तिक ने कहा, युवराज आप ठीक तो है? हमने धमाकों की आवाज़ सुनी थी इसलिए हम तेजी में आए। कहाँ है वो हत्यारे? कार्तिक की बात सुनकर आर्यन बोला, चिंता मत करो, सब ठीक है। सारे हत्यारे मारे जा चुके हैं, उन सब की लाश जंगल में पड़ी है। आर्यन की बात सुनकर तीनों ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर उनकी नज़र धनंजय और सुशर्मा के साथ बाकी योद्धाओं पर पड़ी जो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उन सबको देखकर कार्तिक बोला, क्या तुम सब ने लड़ाई की है? हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? धनंजय बोला, क्योंकि तुम सब के शरीर पर कोई घाव नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन खून दिख रहे हैं। कार्तिक बोला, वो हमारे घाव ठीक हो गए, युवराज के पास हीलिंग गोली थी, उसी के खाते ही हम सबकी घाव ठीक हो गई। धनंजय बोला। धनंजय की बात सुनकर कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन बीच में बोल पड़ा, अच्छा आगे की बात रास्ते में कर लेना, पहले यहाँ से निकलो, रात होने से पहले इस जंगल से निकलना है। आर्यन की बात सुनकर सब सहमत हुए और अपने अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल गए। लगातार 3 घंटे चलने के बाद आर्यन का काफिला जंगल से बाहर निकला। जब काफिला जंगल से बाहर निकला, रात हो चुकी थी, जिसके कारण काफिला जंगल के बाहर आते ही रुक गई। रात भर आराम करने के बाद काफिला फिर से चल पड़ा। लगातार 3 दिनों तक चलने के बाद आखिरकार आर्यन और उसका काफिला कौशाम्बी राज्य की राजधानी पहुंच ही गई। राजधानी के रास्ते पर जाते वक्त जो भी आर्यन को देखता सिर झुकाता और 3 कैदी को देखकर आपस में बात करने लगते, अरे भाई यही है वो गद्दार जो पंचंगा राज्य के कहने पर लूटपाट मचाता था। अरे भाई मैंने सुना है युवराज से इन सब को बड़ी आसानी से कैद कर लिया था। ऐसी बहुत तरह की बात लोग आपस में कर रहे थे। सभी के नजरों में आर्यन के लिए सम्मान झलक रहा था। उसी वक्त कौशाम्बी राज्य के राज्यसभा में एक सैनिक आया और बोला, महाराज युवराज आर्यन राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं, जो राजमहल की तरफ ही आ रहे हैं। उस सैनिक की बात सुनकर महाराज और बाकी सभासद खुश हो गए, सिवाय कुछ लोगों के, जिनमें आर्यन के दोनों चाचा भी थे। धीरे धीरे आर्यन के आने की खबर पूरे राजमहल में फैल गई। जब ये खबर आर्यन की मां के पास पहुंचा तो उन्होंने आर्यन का स्वागत खुद से विजय तिलक लगाकर करने का सोचा। खुद से जाकर स्वागत करने का सोचकर आर्यन की मां हर्षित की मां से बोली, योगिता आज मैं खुद बाहर जाऊंगी और आर्यन का स्वागत करूंगी, चलो आर्यन के स्वागत की तैयारी करते हैं। जी दीदी, हम भी आपके साथ चलते हैं। इतना बोलकर योगिता आर्यन की मां के साथ कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन की मां को ठीक हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन वो अब भी कमरे में ही रहती थी, क्योंकि 16 साल कोमा में रहने के बाद उनका शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक थी, इसलिए कमरे से निकलने का फैसला किया। आर्यन की मां के ठीक होने की खबर बहुत कम लोगों को थी। महल के कुछ दास और दासियां तो जानती भी नहीं थी कि उनके महाराज की पहली पत्नी आज भी जिंदा, और कुछ को तो मालूम ही नहीं था कि महाराज की पहली पत्नी दिखती कैसी थी। जब आर्यन की मां अपने कमरे से बाहर निकली तो जिस किसी ने भी उन्हें देखा वो उनके बारे में ही बात करने लगे। सबके मन में कई सवाल थे, जैसे क्या यही महाराज की पहली पत्नी है जो विश्वलोक से थी? क्या ये बिल्कुल ठीक हो गई है? पर कैसे? पूर्ण विराम। सभी के सवालों को नजरअंदाज करते हुए आर्यन की मां और छोटी मां आगे बढ़ते रही। जब वो दोनों राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो जिसने भी आर्यन की मां को देखा वो सभी आश्चर्य में आर्यन की मां को देखे जा रहे थे। सभी के नजरों के सामने आर्यन की मां और छोटी मां महाराज हर्ष के दोनों तरफ आकर खड़ी हो गई। अपनी पहली पत्नी को अपने बाईं तरफ देखकर महाराज हर्ष मुस्कुराए और आर्यन के आने का इंतजार करने लगे। मुख्य द्वार पर पूरा राजपरिवार शामिल था। एक दासी के हाथ में आरती की ली थी। हर्षित अपने दादा महाराज के उंगली को पकड़े और मुस्कुराते हुए अपने भाई का इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी के नजरों के सामने मुख्य द्वार की तरफ आते हुए एक काफिला दिखाई दिया, जिसमें सबसे आगे एक लड़का अपने घोड़े पर बैठा हुआ चला आ रहा था। उस लड़के को पहचानते हुए हर्षित तेज आवाज में बोला, बड़े भाई आर्यन आ गए। हर्षित की आवाज सुनकर सभी ने मुख्य द्वार के सामने देखा तो उन्हें दिखा कि वो जो लड़का सबसे आगे चल रहा है
वो आर्यन था। कुछ ही समय में काफिला मुख्य द्वार पर पहुंच गई। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आर्यन अपने घोड़े से उतरा और अपने माता पिता की तरफ चल पड़ा। आर्यन को देखकर वहां खड़े सभी लोग आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगे। अपने बेटे के नाम का जयकारा सुनकर आर्यन के माता पिता बहुत खुश थे। अपने नाम के जयकारे के बीच आर्यन पहले अपनी माँ के पास गया। जैसे ही आर्यन अपनी माँ के पास पहुंचा, उसकी माँ ने आरती की था। लेकर आर्यन की आरती और तिलक किया। उसके बाद आर्यन ने अपनी माँ को प्रणाम किया। उसके बाद आर्यन ने अपने सभी बड़ों को प्रणाम किया, जिसमें उसके दोनों चाचा भी थे। आर्यन का स्वागत होने के बाद महाराज हर्ष ने सबको सभा में पहुंचने का आदेश दिया। महाराज का आदेश मिलते ही सभी सभा की तरफ चल पड़े। सभी के जाने के बाद आर्यन ने सैनिकों को आदेश किया, इन तीनों कैदी को सभा में ले चलो। आर्यन का आदेश मिलते ही उपसेनानायक ने जल्दी से तीनों कैदियों को घोड़ा गाड़ी से उतारा और आर्यन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब आर्यन सभा में पहुंचा तो सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे और आर्यन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन शेर सिंह, शमशेर और सत्तू को लेकर सभा में पहुंचा, सब उसकी तरफ देखने लगे। बीच सभा के आने के बाद तीनों अपराधियों को छोड़कर सभी सैनिक और उपसेनानायक महाराज के सामने सिर झुकाने के बाद पीछे जाकर खड़े हो गए। सभा में उपस्थित सभी लोग आर्यन को देख रहे थे। सभी को शांत देखकर महाराज हर्ष बोले, आर्यन सभा शुरू करो। महाराज का आदेश मिलते ही आर्यन बोला, जी पिताजी। इतना बोलकर आर्यन शेर सिंह, शमशेर और सत्तू का परिचय देते हुए बोला, पिताजी ये है हस्ती गांव का मुखिया और लुटेरों का सरदार शेर सिंह, और ये है इसका बेटा शमशेर सिंह, और ये तीसरा है सत्तू पंचंगा का एक अधिकारी जो बहुत समय से हस्ती गांव में लुटेरों का नेतृत्व करता था। सभी को तीनों अपराधियों का परिचय देने के बाद आर्यन कुछ पल तीनों की तरफ देखा। उसके बाद बुलंद आवाज में बोल, पिताजी इस तीनों की योजना थी किसी तरह कुसुम्बर क्षेत्र को कौशाम्बी राज्य से तोड़कर पंचंगा राज्य में मिलाना। ये लूटपाट भी इसी उद्देश्य से की जा रही थी ताकि कुसुम्बर क्षेत्र के लोगों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो और इसका फायदा उठा पंचंगा इन लुटेरों की मदद से उस क्षेत्र पर कब्जा कर सके। आर्यन की बात सुनकर महाराज के साथ साथ सभी सभासद गुस्से में तीनों अपराधियों को देखने लगे। कुछ देर तक मौन रहने के बाद महाराज बोले, तुम तीनों कुछ कहना चाहते हो अपने बचाव में? महाराज की बात सुनकर शेर सिंह ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और बोला, हमें कुछ नहीं कहना है महाराज। शेर सिंह ने अपनी बातें खत्म ही की थी कि सत्तू बोला, मुझे कुछ कहना है महाराज। सत्तू को बोलते देखकर सभी सभासद सत्तू को देखने लगे। महाराज सत्तू को देखते हुए बोले, क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है महाराज। हम तो इन लुटेरों के बंदी है। मेरा और पंचंगा का इस लूट में कोई योगदान नहीं है। मैं तो भटकते हुए जंगल में आ गया था, तभी इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया। सत्तू ने सारा इल्जाम शेर सिंह पर लगा दिया। सत्तू ये भी साबित करना चाहता था कि वो और पंचंगा इस लूटपाट में किसी भी तरह से शामिल नहीं है। सत्तू की बात सुनकर शेर सिंह भड़कते हुए बोला, तुम झूठ बोलकर सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो। तुम्हारे कहने पर हमने अपने राज्य से गद्दारी की और तुम इस सब से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो। सत्तू से इतना बोलने के बाद शेर सिंह महाराज की तरफ मुड़ा और बोला, महाराज, युवराज ने जो कहा है वो सब सच है। मैंने जो कुछ भी किया पंचंगा के दिए हुए लालच की वजह से किया, लेकिन महाराज इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। उसे माफ कर दीजिए महाराज। शेर सिंह की बात सुनकर महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को गद्दारी की सजा नहीं देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? शेर सिंह खुश होते हुए बोला, हमारी शर्त यह है कि तुम जो कुछ भी पंचंगा की योजना के बारे में जानते हो, तुम्हें हमें वो सब बताना होगा। मुझे शर्त मंजूर है महाराज, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शेर सिंह से इतना सुनते ही सत्तू गुस्से में बोला, शेर सिंह तुम कुछ नहीं बता सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो कौशाम्बी के महाराज तो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, लेकिन पंचंगा के महाराज इसे नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से में सत्तू ने अपना और पंचंगा का भेद खोल दिया था। सत्तू की बातों को सुनकर सभी सभासद को पूर्ण विश्वास हो गया कि लूटपाट में पंचंगा शामिल था। क्या महाराज हर्ष शमशेर को कोई सजा नहीं देंगे? एपिसोड 125। सत्तू के धमकी देने के बाद भी शेर सिंह सारा सच सभा के सामने बता देता है। सच जानने के बाद महाराज हर्ष बोले, तुमने अपने लालच में आकर राज्य के साथ गद्दारी की, इसलिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। अपने पिता के लिए मौत की सजा सुनकर जो शमशेर अब तक चुप था, वो रोते हुए और हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। उनके सिवाय मेरे जीवन में कोई नहीं है। मैं अकेला हो जाऊंगा महाराज। अगर आज हमने तुम्हारे पिता को माफ कर दिया तो कल कोई और गद्दारी करेगा और पकड़े जाने पर माफी मांगने लगेगा। भविष्य में कोई राज्य से गद्दारी ना करे, इसलिए शेर सिंह को सजा जरूर मिलेगी, महाराज हर्ष ने कहा। इतना बोलकर महाराज हर्ष सत्तू की तरफ देखते हैं और कुछ बोलने ही वाले थे कि आर्यन बोल पड़ा, पिताजी, इस सत्तू को कैद में डाल देना चाहिए ताकि हम कुछ और जानकारी इससे प्राप्त कर सके। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष ने कुछ सोचा और बोले, सेनापति, इस सत्तू को कैद में डाल दो और कुछ भी करके इससे और जानकारी निकलवाओ। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हमें सिर्फ परिणाम चाहिए। जी महाराज, सेनापति सिर झुकाते हुए बोले।
शेर सिंह और सत्तू को सजा सुनाने के बाद महाराज हर्ष शमशेर सिंह की तरफ देखते हुए बोले, हमने तुम्हारे पिता से वादा किया है कि हम तुम्हें गद्दारी की सजा नहीं देंगे, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 7 वर्ष की कारावास, उसके बाद 5 वर्ष के राज्य निकाला दिया जाता है। सेनापति आदेश का पालन हो। महाराज के इतना बोलते ही सेनापति ने कहा, सैनिकों इन तीनों को कैदखाने में डाल दो। सेनापति के इतना बोलते ही कुछ सैनिक आगे आए और उन तीनों को लेकर चले गए। तीनों अपराधियों के जाने के बाद महाराज आर्यन से बोले, आर्यन, सभी सभासद के मन में तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है, क्या तुम उनके उत्तर दोगे? जी पिताजी, मैं तैयार हूं हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए। आर्यन इतना बोलकर सभी सभासद की तरफ देखने लगा। आर्यन को तैयार होते देखकर सभी सभासद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक सभासद खड़ा हुआ और आर्यन से पूछा, युवराज, क्या आपको लगता है कि पंचंग के और लोग हमारे राज्य में है सत्तू की तरह? जी, मुझे विश्वास है कि कुछ और जरूर होंगे जो पंचंग के गुप्तचर होंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकला तो मेरे कुसुमगढ़ पहुँचने के पहले मेरे आने की सूचना वहां पहुंच चुकी थी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि राजमहल में भी पंचंग के गुप्तचर है जो गुप्त रूप से अपना काम कर रहे हैं। आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर सभी सभासद एक दूसरे को देखने लगे। महाराज हर्ष ने आर्यन की बात सुनकर सेनापति से कहा, सेनापति पता लगाए कि वो गुप्तचर कौन है और उससे किसी भी तरह से जानकारी निकलवाइए। जी महाराज, सेनापति ने कहा। सेनापति के बोलने के बाद एक और व्यक्ति खड़ा हुआ जो और कोई नहीं आर्यन के चाचा हरि राठौर थे। हरि राठौर बोले, आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हस्ती गांव के लोगों को छोड़कर ठीक किया है? ऐसा भी तो हो सकता है वो सब फिर से लूटपाट शुरू कर दे। अपने चाचा की बात सुनकर आर्यन बोला, चाचा जी, अगर मैंने हस्ती गांव के लोगों को नहीं छोड़ा होता तो उन्हें मुखिया शेर सिंह का सच पता नहीं चलता है और भविष्य में उस गांव के छोटे छोटे बच्चे अपराधी बन जाते, जो हमारे राज्य के लिए सही नहीं होता। इसलिए उन गांव वालों को छोड़कर एक मौका देना जरूरी था। इसी तरह कुछ देर तक सवाल जवाब चलते रहे। जब आर्यन ने सभी के सवालों का जवाब दे दिया, उसके बाद सभा खत्म करने की घोषणा हो गई। सभा खत्म होने के बाद आर्यन सीधे अपनी माँ के पास गया, जहाँ उसकी छोटी माँ और छोटा भाई पहले से बैठे थे। अपनी माँ के पास पहुंचकर आर्यन ने अपनी की जांच की और जांच करने के बाद बोला, माँ अब आप बिल्कुल ठीक हो गई है, आपकी शक्तियां भी कुछ समय में वापस आ जाएगी। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की मां बोली, आखिर कैसे ठीक नहीं होती? मेरे बेटे ने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन बोला, मैंने आपकी जान तो बचा ली मां, लेकिन जिन लोगों की वजह से आपकी ये हालत हुई थी उन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की मां बोली, नहीं आर्यन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपके पिता होते हुए भी उन लोगों ने आप पर इतना खतरनाक हमला करवाया और आप उन लोगों को बचाना चाहती है। आर्यन गुस्से में बोला, बात वो नहीं है आर्यन जो तुम सोच रहे हो। असल में मुझ पर हमला मेरे पिता ने नहीं, किसी और ने करवाया था। आर्यन की मां बोली। अपनी मां की बात सुनकर आश्चर्य में उनको देखने लगा और बोला, मो, ये आप क्या बोल रही है? आप पर हमला किसी और ने करवाया था, लेकिन दादा महाराज ने तो बताया था कि आपकी ये हालत आपके पिता की वजह से हुई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी लगता है कि मुझ पर और तुम पर हमला हमारे पिता ने करवाई थी, आर्यन की मां ने कहा। आर्यन की मां की बात सुनकर आर्यन के साथ साथ उसकी छोटी मां भी आश्चर्य में थी। वही हर्षित को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल आश्चर्य में रहने के बाद आर्यन गुस्से में बोला, कौन है वो मां जो हमें नुकसान पहुंचना चाहता है? आर्यन के इतना बोलते ही आर्यन की मां के चेहरे पर डर का भाव दिखने लगा। वो डरते हुए बोली, देख आर्यन, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, हम तो सुरक्षित है। तो फिर तुम उन लोगों के बारे में जानकर क्या करोगे? अपनी मां का डर देखकर आर्यन उन्हें समझाते हुए बोला, देखिए मां, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। मैं हूं ना, आप सिर्फ उसका नाम बताइए। देख बेटा, तू जिद कर रहा है, इसलिए तुम्हें सारा सच बताऊंगी, वो भी शुरू से, लेकिन तुम कभी उससे लड़ने नहीं जाओगे। वादा करो मुझसे। आर्यन की मां अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर अपनी मां के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं खुद उससे लड़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझसे लड़ने आया तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आर्यन से वादा लेने के बाद उसकी मां बोली, मेरे पिताजी विश्वलोक के छोटे से राज्य में एक अधिकारी है, उनका नाम विशेष है। वो अपने राज्य के प्रति वफादार थे, सब उनसे खुश रहते थे, महाराज भी उन पर विश्वास करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन दिन हमारे घर एक ऋषि आए, वो बहुत ही तेजस्वी थे, उनके चेहरे का तेज ऐसा था कि सूर्य उनके चेहरे को दीप्तिमान कर रहा हो। उस ऋषि के आने पर हमारे पिताजी ने उनका स्वागत सत्कार अच्छे से किया। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन अचानक बोल पड़ा, मां, हमने तो सुना है कि विश्वलोक में किसी भी बाहरी को जाने की अनुमति नहीं मिलती, तो फिर वो ऋषि कैसे पहुंच गए? क्या वो विश्वलोक से ही थे? आर्यन की बात सुनकर उसकी मां बोली, आर्यन, ये नियम आम इंसानों को लिए है और ऋषि मुनि आम इंसान में नहीं आते, उन पर किसी नियम का बंधन नहीं होता। तो फिर आगे क्या हुआ? बड़ी मां हर्षित जो बड़े गौर से आर्यन की मां की बात सुनकर वो बोला,
हर्षित की बात सुनकर आर्यन की मां मुस्कुराते हुए बोली, जब पिताजी ने ऋषि का स्वागत सत्कार कर लिया, उसके बाद खाना खाने के वक्त आया तो खाना लेकर मेरी मां ने ऋषि के पास मुझे भेजा। अपनी मां के कहने पर मैं खाना लेकर ऋषि के पास पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ साथ मेरे पिता और वहां खड़े बाकी लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा क्या हुआ था मां? आर्यन बोला। आर्यन के पूछने पर आर्यन की मां बोली, मेरे वहां पहुंचते ही ऋषि अपने स्थान से उठे और मेरे पैर छूने लगे, जिसे देखकर मेरे साथ साथ मेरे पिता में आश्चर्य में पड़ गए। मैं तो एक कदम पीछे हट गई थी। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन भी आश्चर्य में बोला, पर उस ऋषि ने आपके पैर क्यों हुए थे मां? मेरे घर पर उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सबके मन में यही सवाल चल रहा था, यहाँ तक मेरे और मेरे पिता के मन में भी यही सवाल चल रहा था कि ऋषि ने मेरे पैर क्यों हुए। आर्यन की मां बोली। कुछ पल रुककर आर्यन की मां ने फिर से बोलना शुरू। सबके मन में चल रहे सवाल को समझकर ऋषि ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कन्या का भाग्य बहुत उज्जवल है, ये पूरे 8 लोगों की राजमाता बनेगी। ऋषि की ये बात सुनकर हम सब हक्के बक्के रह गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि कहना क्या चाहते हैं। तब मेरे पिताजी बोले, ऋषिवर आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताए। मेरे पिता की बात सुनकर ऋषि बोले, तुम नहीं जानते बालक, तुम्हारी जो पुत्री है वो भविष्य में एक ऐसे योद्धा जो जन्म देंगी जिसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। इसके पुत्र के सामने देवता भी कमजोर पड़ जाएंगे, जिसकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा। वो योद्धा पूरे 8 लोक पर एक छत्र राज करेगा, कोई उसके तलवार के आगे टिक नहीं पाएगा। वो एक महान योद्धा के साथ साथ महाज्ञानी भी होगा। उसके ज्ञान के आगे हम ऋषियों का ज्ञान भी छोटा पड़ जाएगा। वो ऋषि जब बोल रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई आकाशवाणी हो रही हो। जो भी ऋषि की बात सुनता अंदर तक हिल जाता। कुछ ही समय में ऋषि की कही हुई बात नगर में फैल गई। अपनी मां की बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। वो खुद से बोला, कौन था वो ऋषि? पहले जोगी जी के पूर्वज को मेरी तलवार एक ऋषि ने दी और अब मेरे जन्म से पहले मेरी मां के घर जाकर मेरे आने की भविष्यवाणी किया। आखिर वो ऋषि कौन था? क्या मैं उससे अपने पिछले जन्म में मिला था? पूर्ण विराम। ऐसे ही कई तरह के सवाल आर्यन के दिमाग में चल रहे थे। वो सोचने में लगा हुआ था। तभी आर्यन की मां की नजर आर्यन पर पड़ी और उसे सोचते देखकर आर्यन की मां बोली, आर्यन तुम क्या सोच रहे हो? अपनी मां की आवाज सुनकर आर्यन होश में आया और वो बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ ये छोड़िए, आगे क्या हुआ ये बताइए। ठीक है। इतना बोलकर आर्यन की मां आर्यन को अपने अतीत की कहानी सुनाने लगी। एक महान योद्धा के जन्म की भविष्यवाणी करने के बाद वो ऋषि अदृश्य हो गए। हमने हर तरफ देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। हमने उन्हें बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। कुछ ही दिनों में ऋषि की भविष्यवाणी की बात पूरे विश्वलोक में फैल गई, लेकिन विश्वलोक की कड़ी सुरक्षा की वजह से भविष्यवाणी की बात विश्वलोक से बाहर नहीं जा पाए। ऋषि की भविष्यवाणी की वजह से आसपास के सभी महाराज अपने अपने राजकुमारों को मेरे घर भेजने लगे शादी का रिश्ता लेकर। हद तो उस दिन हो गई जब विश्वलोक के सम्राट ने अपने पुत्र विश्वदंत को अपने साथ मुझे लेने के लिए भेज दिया। विश्वदंत बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। इतना बोलकर आर्यन की मां ने थोड़ी देर चुप रही और लंबी सांस लेकर फिर से बोलना शुरू किया। उसका अहंकार इतना था कि वो अपने शक्ति के मद में चूर होकर बहुत अत्याचार करता था। पूरे विश्वलोक पर उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। जब वो मेरे राज्य में पहुंचा तो सबकी सांस थम सी गई थी। वो अहंकारी राज्य के राजमहल नहीं गया और सीधे हमारे घर आया और आदेश सुनाने के अंदाज में मेरे पिताजी से बोला, तुम मुझे अपनी बेटी सौंप दो। वो मेरे साम्राज्य के लिए मेरे बेटे को जन्म देगी, जो मेरे बड़े बेटे का रक्षक बनकर उसे सभी 8 लोगों का सम्राट बनाएगा। क्या क्या फैसला लिया था आर्यन के नाना के, और कौन थे वो ऋषि? आखिर क्या रिश्ता है आर्यन का उनसे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।